तो चलिए अकाउंट का एक क्विक सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इसमें मैं रिटेन तो सॉल्यूशन नहीं कर पाऊंगा इतनी जल्दी, लेकिन हाँ आप ये चीज़ भी देख पाएंगे कि आपका जो है वो स्टेप मार्किंग जो होता है उसमें आप कितना नंबर पा रहे हैं। जैसे होता है कभी कभी आपका एडजस्टमेंट गलत हो जाए, या फिर भी कुछ क्वेश्चन में कुछ टर्म्स छूट जाए, कोई अकाउंट छूट जाए, अगर 2-3 अकाउंट पूछ रहा हो तो और 15-20 नंबर का क्वेश्चन हो, तो कैसे कैसे आपको नंबर मिलेंगे चलिए पूरा सोल्यूशन के साथ समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था कि एज पर द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म द अकाउंटेंट शुड प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल लॉसेज, ठीक है, बट शुड नॉट एंटिसिपेट इनकम। बिल्कुल सही बात है कि कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि आपको जो है पूरे लॉसेज और लाइबिलिटीज़ को कंसीडर करके रखना है, यानी कि आपको सोच के रखना है हमेशा कि लॉसेज हो सकती है, लेकिन आपको प्रॉफिट ऐसे इस सबको इग्नोर करके रखना है। तो ये था ट्रू। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, एक्सपेंशन इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर रनिंग सिनेमा हॉल आर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए अगर आप सिनेमा हॉल खोले हैं, ठीक है, उसके लिए आप लाइसेंस ले रहे हैं उसके लिए, तो क्या वो एक बार बेनिफिट देगा सिनेमा हॉल आपको? उसका लाइसेंस आप लेंगे तो एक बार आपको बेनिफिट देगा? नहीं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो दूसरा हो जाएगा आपका फॉल्स। अंडर और ओवर कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ कमीशन। बिल्कुल सही बात है। एरर ऑफ कमीशन किसे कहते हैं? जिसमें अमाउंट गलत हो जाए, अमाउंट इधर का उधर हो जाए, छोटा बड़ा हो जाए, ये सारे जो है वो हो जाता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में तो छूट ही जाता था, कंपेंसेटिंग एरर में था कि एक दूसरे को कंपेंसेट कर देता था। तो अंडर ओवर ऐसे अमाउंट में हो रहा है अगर, तो उसे कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। तो ये क्या था? ये था ट्रू। और ये सारे जो है आपके 2-2 मार्क्स के हैं, तो आप देखते चलिए कौन सा आपका सही है, कितना मार्क्स आपको मिलता है। बेसिकली उसी के लिए ये वीडियो है। इफ डेल क्रेडिटर कमीशन इज टू बी पेड टू कंसाइनी, अगर डेल क्रेडिटर क्रिएटेड है तब लॉस ऑफ बैड डेट इज टू बी बोर्न बाय कंसाइनर। क्या आप कंसाइनर बोर्न करके? नहीं, डेल क्रेडिटर क्रिएट ही इसीलिए किया जाता है, कंसाइनर क्रिएट कर देता है डेल क्रेडिटर कि देखो भाई अब जितनी लॉसेज होंगी वो सब तुम बियर करोगे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका फॉल्स। आगे ये परपेचुअल डिबेंचर्स आर पेबल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। देखिए परपेचुअल डिबेंचर्स मतलब क्या? अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स सिंपली। तो वो कब दिए जाते हैं? बिल्कुल सही बात है, वो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के टाइम पे ही दिए जाते हैं। ये है ट्रू। जब कंपनी बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तभी परपेचुअल डिबेंचर्स। परपेचुअल मतलब खुद समझिए, परपेचुअल मतलब होता है लॉन्ग टर्म। परपेचुअल पढ़े हैं ना, कंपनी का फीचर्स, उसमें लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जब ये ट्रू था कि कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तभी परपेचुअल डिबेंचर्स पेबल होते हैं, पहले नहीं होते। ओवर एड इज डिफाइंड एज द टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए शायद ये कॉस्टिंग से पूछ दिया, सी इंटर से, मे भी फाउंडेशन में ये हो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है उसे प्राइम कॉस्ट कहते हैं। ओवरहेड मतलब जो सारे इनडायरेक्ट मटेरियल रहते हैं, यानी कि ये क्या है? ये फॉल्स है। इसे प्राइम कॉस्ट कहते हैं, इसे ओवरहेड नहीं कहते। आगे आइए, देखिए अब यहाँ पे 4 नंबर का जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि जैसा मैं कहा हूँ कि 12 नंबर का जो है वो आपका तो ट्रू फॉल्स रहेगा, और बाकी जो है 9 नंबर का लगभग आपका जो है थ्योरी रहेगा। तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर का आता है। देखिए मटेरियलिटी, मटेरियलिटी मतलब सब कुछ फाइनल अकाउंट में अच्छे से दिखा दीजिए। मटेरियल कॉन्सेप्ट, मटेरियल को कैसे कैसे एसेट्स, लायबिलिटी, रिकॉर्ड के टोटली चीज़ अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर देना बैलेंस शीट में, वो हो गया मटेरियलिटी। कंजर्वेटिज्म ऊपर पढ़ लिए कि प्रॉफिट और एसेट्स ये सबको इग्नोर करते हैं हम, लेकर क्या चलते हैं? फ्यूचर लॉसेज और लायबिलिटीज़ को कंसिडर करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या हो गया? अब मान लीजिए कोई अब नॉर्मल गेन हो गया, अब नॉर्मल लॉस हो गया, तो सारी चीज़ें जो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होती है, अचानक से आती है, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फ्लोटिंग चार्जेज, फ्लोटिंग चार्जेस उसे कहते हैं जो करंट एसेट्स पे चार्ज जो उस पर बनता है उसे फ्लोटिंग चार्जेस कहते हैं। आगे देखिए ये क्वेश्चन जो है मैं डिस्कस किया था, लेकिन मैं वहाँ पे परचेज की बात किया था, और यहाँ पे सेल्स बुक पूछ रहा है कि सेल्स बुक बनाई है। तो कुछ नहीं है, जर्नल एंट्री है सिर्फ कि सोल्ड की है तो पुनीत को, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री भी नहीं करना था, सीधे दिखा देना था टू पुनीत क्या 10 पीसेज है 8500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और बाकी जो बचेगा वो ट्रेड डिस्काउंट वाला माइनस कर दीजिएगा, उसके बाद ही ट्रेड डिस्काउंट, ये तो कंसीडर भी नहीं होगा। आगे देखिए क्या है कि सोल्ड टू अजंता प्लाजा 8 पीसेज ऑफ मिक्सचर, मतलब 12,500 का एक है और 8 पीसेज हैं टोटल, तो उसका भी दिखा दीजिएगा। और तीसरा नवीन को सेल किया है 15 पीस और 5500, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और उसको नीचे दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा एंट्रीज। आगे अगर मान लीजिए 1-2 अगर इसमें से अगर गलत भी आपका हो जाता है, तो आपका ये जो 4 मार्क्स का है उसमें आपको 2 मार्क्स कन्फर्म मिलने वाले हैं। जैसे इधर में ही देख लीजिए, ये 4 है, अगर एक गलत हो या 2 तो 2 में मार्क्स कन्फर्म आपको मिलेगा। और ये ट्रू फॉल्स वाला तो है, ये अगर एक गलत हो सीधा 2 नंबर खत्म, और अगर सही है तो 2 नंबर पक्के। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब आप पूछ रहे हो कि ये क्वेश्चन क्या है, मैं बताऊं आपको क्लियरली कि ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन डीके गोयल के 11th क्लास में था।
कहाँ था, डीके गोयल के 11th क्लास में जो हम पढ़े थे। देखिए अभी मेरे पास बुक्स भी है, मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन इलस्ट्रेशन में 28 में, तो इसमें सीधे सिंपली कुछ नहीं है, अकाउंट दे दिया कि मशीनरी का जो वैल्यू है वो 12 लाख है और यहाँ पे प्रोविजन भी क्रिएटेड है 4,65,000 का। तो 12 लाख का मशीन है, याद रखिएगा, ऑन 1/4/2021। तो इसको बनाना कैसे है, बोला कि उसी में से जो 1 अप्रैल 2018 का जो एक मशीन है आपका, वो 1 अक्टूबर 2021 को, क्या बोले, ऑन 1 अक्टूबर 2021 द मशीन विच वाज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2018 में जो खरीदा गया था 2 लाख के लिए, वो सेल कर लिया गया है 1,10,000 के लिए अभी। तो क्या करिएगा आप, 12 लाख जो ये दिया हुआ है एज ऑन 21, ये तो 2021 के आधार पे है, और ये 2018 का है, तो 18 से लेकर अभी तक का टोटल उस पर डेप्रीसिएशन कंसीडर कीजिएगा। और कंसीडर करने के बाद जो डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन और प्लस जितना में बी का बैलेंस, वो दोनों को क्रेडिट साइड दिखाइएगा, और जो मशीनरी का वैल्यू है 2 लाख वो डेबिट साइड रहेगा, और ये दोनों ये सिर्फ मशीन अकाउंट में बन जाएगा इतना। जैसे मशीनरी अकाउंट पूछा ना यहाँ पे, मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट में सिर्फ डिस्पोजल वाला दिखाइएगा, मतलब जो ये एक ही मशीन है तो इस मशीन को दिखा दीजिएगा कि जो 2 लाख का मशीन है उसको डेबिट साइड दिखा दीजिएगा, 2 मशीनरी, बाद में इधर डेप्रीसिएशन और बाई बैंक, और प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट अगर हुआ इधर, लॉस हुआ तो इधर दिखा दीजिएगा, ये मशीनरी अकाउंट बन जाएगा। अगला प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में लिख दीजिएगा टू बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड 4,65,000। फिर कब का पूछा है, 31 मार्च 2022 का, तो उससे पहले क्या, जो डेप्रीसिएशन जितना है उसको दिखा दीजिएगा क्रेडिट साइड में। ठीक, चिंता मत कीजिए, अगली बार मैं जो है वो फुल वीडियो में लाऊंगा जिसमें सॉल्यूशन बताऊंगा। और डेबिट साइड जो जाएगा वो क्या जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो मशीनरी डिस्पोजल हुआ, जितना अब तक का डेप्रीसिएशन है वो डेबिट साइड चला जाएगा, और जो करंट ईयर का डेप्रीसिएशन छुड़ाकर वो क्रेडिट साइड, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में यही दिखाना है कि टू बैलेंस बीडी 4,65,000 क्रेडिट साइड, प्लस में जो डेप्रीसिएशन है लास्ट वाला वो दिखाना है, और ओवरऑल डेप्रीसिएशन जो है वो दिखा देना इधर, मतलब जितना अब तक लगा है। और उसके बाद क्रेडिट साइड में डिस्पोजल अकाउंट से ले लीजिएगा, जो डिस्पोजल अकाउंट बनेगा। डिस्पोजल अकाउंट में क्या बनाइएगा आप, अब डिस्पोजल अकाउंट में ये बनाइएगा कि मशीनरी कितना का था, मशीनरी था 2 लाख का, तो वही दिखा देंगे किधर, इसको दिखा देंगे हम डेबिट साइड, डेबिट साइड दिखाएंगे मशीनरी, डेबिट साइड बनाएंगे मशीनरी, और इधर उसे वही बैलेंस बीडी जितना इसका बैलेंस सीडी जितना डेप्रीसिएशन लगा, उसके बाद बैलेंस सीडी और प्रॉफिट लॉस आएगा उसको। तो ये हो गया डेप्रीसिएशन। देखिए थोड़ा सा लेंदी है, इसको समझाना यहाँ पे मुश्किल है, लेकिन इतना बता देता हूँ कि अगर आपने डेप्रीसिएशन इस ये वाले मशीन पे अगर आपने कैलकुलेट कर लिया है 2 लाख वाले पे, तो 2 नंबर तो फिक्स है उसी पे। और अगर इस पे ये 12 लाख वाले का एंट्री भी अगर आप 12 लाख वाले का भी अगर आप सेपरेट करके दिखाए हैं, उस पर 1-2 मार्क्स मिलेंगे। प्लस ये तो जरूर दिखाएंगे कि एक और मशीनरी खरीदा गया था तो इस पर आप डेप्रीसिएशन लगाओगे तो 1-2 मार्क्स इसका मिल जाएगा, यानी कि टोटल वर्किंग नोट का इस क्वेश्चन पे नंबर आपको मिलने वाला था। अगला आइए, 3 अकाउंट बनाना था। ये देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक, एज पर कैशबुक दे दिया है तो आपको बीआरएस बनाना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको मान लीजिए कि ऐसे माइनस में ले लीजिए, ठीक है, ये माइनस में हो गया एज पर, क्योंकि अनफेवरेबल बैलेंस है ओवरड्राफ्ट। चेक डिपॉजिटेड ऑन 15 फरवरी क्रेडिटेड ऑन 5 अप्रैल, यानी कि अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ था, हम डिपॉजिट कर लिया, यानी हम इधर बढ़ा दिए होंगे तो हम इधर क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। इंटरेस्ट डेबिटेड बाई बैंक, इंटरेस्ट जो है वो बैंक डेबिट कर लिया है तो हमें भी डेबिट करनी लेनी चाहिए। चेक इशूड बिफोर 31 मार्च बट नॉट येट प्रेजेंटेड, हम इशू कर दिए, मतलब हम माइनस कर दिए थे लेकिन बैंक अभी माइनस नहीं किया था तो हम उसको प्लस कर लेंगे। ऑन 10 मार्च 2022 बैंक क्रेडिटेड टू ए लिमिटेड इन एरर, गलती से वो एरर में उसको क्रेडिट कर लिया, यानी बढ़ा दिया था तो हम भी इसको बढ़ा देंगे। ड्राफ्ट डिपॉजिट डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, अभी तो डिपॉजिट तो कर दिए, यानी कि हम कैशबुक बढ़ा दिए होंगे तो हम माइनस कर लेंगे उसको। बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाई बैंक बट कोई इनवॉइस हमें मिला ही नहीं तो वो क्रेडिट कर लिया तो हम भी उसको बढ़ा लेंगे। आगे आगे तक बैंक चार्ज बाई बैंक नॉट इंटर्ड इन कैशबुक, तो चार्ज किया यानी वो माइनस किया था तो कैशबुक में से हम भी माइनस कर लेंगे। देखिए अभी आप सोच रहे हो कि ये माइनस प्लस क्यों करा है, अभी मैं 2 ट्रिक से बनता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं कैशबुक को लेकर चल रहा हूँ तो यहाँ पे प्लस माइनस सिर्फ मैं कैशबुक में कर रहा हूँ, ठीक है। आप अलग तरीके से भी करेंगे, अगर आप उसको पॉजिटिव भी ऊपर वाले को मानेंगे तो भी जो आंसर है वही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाई बैंक, और हमें और कंपनी को कुछ पता ही नहीं है तो अगर बैंक डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया तो हमें भी डिपॉजिट कर लेनी चाहिए, उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब ये क्वेश्चन मैं डिस्कस किया था, इसमें क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक 2,55,000 है, ठीक है। उससे पहले नेट प्रॉफिट जो है 5,75,000 का था और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 2,55,000। अब क्या बोला कि ये सारी चीज़ें छूट चुकी है, ठीक है, सारी चीज़ें छूट चुकी है। अभी इन सारी चीज़ों को कंसीडर करके आपको पहले तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है और फिर एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकालना है। तो देखिए आपको क्या करना है कि पहले आप स्टॉक को पहले छोड़िए, पहले आइए नेट प्रॉफिट में। पहले नेट प्रॉफिट ये लिख लीजिए, ये जो प्रॉफिट ऊपर दिया हुआ है, उसके बाद क्लोजिंग
उसके बाद आइए सीधा डेबिट साइड में, परचेज में 10,500 इंक्लूडेड था तो उसको 10,500 को हम हटा देंगे, ठीक है। राम गेव गुड्स 2500 फ्री सैंपल दिया गया है, ये भी परचेज से कंसीडर है, इसको भी हम हटा देंगे, कोई एंट्री ही पास नहीं हुआ था। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, वो नेक्स्ट अमाउंट क्रेडिट साइड भी चल जाएगा और ये परचेज अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। अगला देखिए, इनवॉइस फॉर गुड्स अमाउंटिंग 185,000 हैव बीन एंटर्ड ऑन 29 मार्च बट नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक, स्टॉक में इंक्लूड नहीं, तो ये स्टॉक से रिलेटेड होगा तो इसको स्टॉक में इंक्लूड कर लेंगे। सेल्स अमाउंटिंग 5,000 2,05,000 वे आर डिस्पैच्ड, यानी कि सेल हो गया था लेकिन अभी तक इंक्लूड नहीं किए हैं सेल में, तो उसको हम स्टॉक से हटा देंगे हम, ओके। और इसको क्या करना होगा, आपको सेल मान लेना होगा उधर। आगे देखिए, गुड्स कॉस्टिंग 55,000 का गुड्स है, उस पर 33 1/3 का कॉस्ट है, यानी 1/3 कॉस्ट है, तो सेल पे कितना होगा 1/4, और 1/4 करके उसको माइनस कर लेंगे, क्योंकि अप्रूवल अभी तक अप्रैल में मिला है, अभी नहीं मिला था, ठीक है। तो मार्च में हम क्या करेंगे, उसको 1/4 माइनस कर लेंगे इसमें से, और स्टॉक का अलग दिखा देंगे, और नेट प्रॉफिट से रिलेटेड जितने थे उसको नेट प्रॉफिट में सारे एडजस्ट कर लेंगे। तो इसमें अगर मान लीजिए कि नेट प्रॉफिट आप दिखा दिए और उसमें से कोई भी अगर ये जो पांचों अमाउंट है, पांचों एक एक नंबर का है, ठीक है, पांचों, अगर आप कोई भी दो सही भी करेंगे तो 2 नंबर, एक अगर सही हुआ तो 1 नंबर, इतना आप खुद समझ लीजिए, स्टेप मार्किंग ऐसे चलता है इसमें। अब कंसाइनमेंट का देखिए, इतना 500 टॉयज जो है कंसाइन किया गया, 800 हर किसी का प्राइस था, कोई बात नहीं, कंसाइनर इतना बियर किया और इंश्योरेंस भी करवाया है 8,000 का, ठीक है, डेबिट साइड में जाएगा ये कंसाइनमेंट के। फिर क्या हुआ कि ड्यूरिंग ट्रांजिट 30 जो थे पूरे लॉस हो गए, तो ये लॉस कौन भी किसका हुआ, सिर्फ कंसाइनर का, कंसाइनी के पास ये नहीं जाएगा, कंसाइनी जो है अब नॉर्मल लॉस भी कैलकुलेट करेगा, जब उसके पास स्टॉक बचेगा तो वो भी ये 30 टॉयज को नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि ये जो है उससे के पास पहुंचने से पहले ही खत्म हो चुके थे, ठीक है। बाकी जो थे यानी कि कितना बच गए 470, वो उसके पास चले गए, और वो भी कुछ टैक्स जो कैश बियर किया 14,100, ये भी डेबिट साइड कंसाइनर के, कंसाइनमेंट अकाउंट के। अब देखिए क्या होता है, ये 80,000 एडवांस पेमेंट कर देता है, कोई बात नहीं है, उसको रुक जाते हैं थोड़ा सा। बाद में क्या होता है कि 400 टॉयज सेल किया है, यानी कि इसके पास बचा कितना 70, इसके पास अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो 400 सेल किया तो 400 इंटू 1500 सेल, ये चल जाएगा क्रेडिट अकाउंट में, मतलब क्रेडिट साइड चल जाएगा कंसाइनमेंट के। आगे देखिए, गोडाउन रेंट इतना बियर किया है, ये भी दिखाया जाएगा वहाँ पे डेबिट साइड, और उसको 6% जो थे कमीशन जो मिलना था, ठीक है, 6% इसको कमीशन मिल जाएगा सेल्स पे। वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर्स कुड नॉट पे 10 टॉयज एंड नथिंग वाज रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन द पॉलिसी, पॉलिसी में डिफेक्ट था तो कुछ 10 टॉयज से नहीं निकला, 470 उसके पास था, उस पर हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ये भी अगर एंट्री आप 2-3 अच्छे से कर लेते हैं, क्या क्या कि जब सेंड किया होगा तो टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, और जब सेल वो किया तो टू बाई सेल्स, जो सेल किया वो क्रेडिट साइड, प्लस ये सारे जो एंट्रीज हैं जो कि एक्सपेंसेस बियर किया है या फिर एडवांस पे किया है, वो तो इसके अकाउंट में बनेगा नीचे, तो इसका एंट्री अगर आप कर लेते हैं, फिर नीचे देख रहे हैं कि 3500 वो और बियर किया है, तो इतना भी अगर आप पोस्ट कर देते हैं और कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं सेल्स पे, जितना सेल किया है उस पे, तो आपको जो है 6 मार्क्स मिलना कन्फर्म है। यानी कि प्रॉब्लम कहाँ हो गया, देखिए प्रॉब्लम हो जाएगा आपको स्टॉक कैलकुलेट करने में, क्यों, क्योंकि 470 उसके पास कैलकुलेट जो बचा हुआ था उसमें से वो कितना सेल किया है, वो कर दिया है 400, यानी कि 70 उसके पास बचा हुआ था, 10 तो ऐसा था जिससे कुछ रिकवर ही नहीं होना था। तो अब नॉर्मल जो स्टॉक लाइन विद द कंसाइनी है उसको कैलकुलेट कीजिएगा और उसमें दोनों का एक्सपेंसेस बियर करके और वो अमाउंट निकाल दीजिएगा, यानी कि ये 10 मार्क्स का एक अच्छा क्वेश्चन था, टेंशन मत लीजिए। एक ये क्विक वीडियो है, इसमें मैं बहुत कुछ नहीं बता पाऊंगा। ये देखिए जर्नल एंट्रीज था एक क्वेश्चन कि ये देखिए, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज से आप आराम से इसको बना लेंगे। क्या था कि कार्तिक एक्सेप्टेड बिल्स, कार्तिक जो है बिल एक्सेप्ट किया, तो जब आप एक्सेप्ट करते हैं आप, तो आप क्या हो जाते हैं, आप एक तरीके का डेटर हो जाते हैं सामने वाले के लिए, यानी कि वैल्यू के लिए, और बाद में जो है आप कैश पेमेंट कर देते हैं 1500, एंड नया बिल के साथ क्या करते हैं, बाई ए कैश पेमेंट ऑफ 1500 एंड न्यू बिल आप साइन करेंगे और 75 रुपये इंटरेस्ट भी ऐड कर देंगे। तो न्यू बिल फिर टू इंटरेस्ट बाई इंटरेस्ट, और दोनों को जोड़ कर, मतलब बैलेंस जैसे हम क्या करते थे, जैसे हम आपको बताऊं बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते थे, बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि कार्तिक एक्सेप्ट किया तो वो डेटर हो गया हमारा, और मेरा बिल्स बना है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, जिसका नाम है उसका नाम डाल देंगे, और बाद में डिस्चार्ज कर दिया तो कैश रिसीव हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कौन, वो कार्तिक ही जो है वो डेटर है। फिर न्यू बिल एक्सेप्ट किया, यानी कि बाकी बैलेंस के लिए, यानी कि कितना के लिए, 2000 के लिए, 2000 और 75 रुपये के लिए, तो 2075 रुपये के लिए नया बिल हम साइन करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कार्तिक टू इंटरेस्ट, ठीक है। आगे देखिए गोपाल जो एक्सेप्ट किया 4500 विच वाज इंडोर्स्ड बाय कार्तिक टू मोहन वाज डिजोनर्ड, गोपाल एक्सेप्ट किया था 4500 का, जो कि इंडोर्स किया गया था कार्तिक के द्वारा मोहन को, और ये डिजोनर्ड हो गया।
तो इंडोर्स का जो जब भी डिजोनर्ड होता है तो जो मेन पार्टी होता है वो लायबल होता है, तो उसको आप जो है वो डेबिट कर दीजिएगा, नीचे बिल्स को खत्म कर दीजिएगा। मोहन पेड 50 चार्जेज एज नोटिंग चार्जेज, मोहन 50 नोटिंग भी चार्जेज पे किया जो रिकवर करेगा। बिल वाज विथड्रॉन अगेंस्ट द चेक, और बिल जो है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप चेक से कर देंगे। तो अगर इसमें से भी ये देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर कोई एक भी सही होगा तो 1 नंबर, 2 सही होगा तो 2 नंबर। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए कि दोषी रिटायर्स अ बिल और 2500 ड्रॉन हिम बाय कार्तिक फॉर 25 डिस्काउंट। तो बिल आप जब पहले रिटायर ले लेते हैं तो आपको रिबेट मिलता है, तो ये 25 जो है वो रिबेट है, ठीक है, और 2500 का जो मेन अमाउंट था। आगे देखिए कार्तिक एक्सेप्ट किया है टू प्रेम फॉर 6500, और डिस्चार्ज कौन कर दिया, बाई प्रेम, प्रेम जो है वो डिस्चार्ज भी कर दिया उसको। और फिर देखिए अगला जो एंट्री करना था, अशोक का एक्सेप्टेंस था कार्तिक के तरफ फॉर 6500 का है, यानी कि अशोक का एक्सेप्टेंस, अगर अशोक एक्सेप्ट किया है तो अशोक हमारा जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अशोक। अशोक जो एंट्री करता वो ये करता, ऊपर पूछा है क्या, इन द बुक्स ऑफ कार्तिक, देखिए कार्तिक के बुक में करना है, तो कार्तिक के बुक में करना है तो प्रेम को हम क्या कर लेंगे डेबिट, और जो हमारा बिल्स रिसीवेबल है वो हो जाएगा डेबिट 6500 से। वैसे ही कार्तिक जो है वो खुद एक्सेप्ट किया है तो ये क्या करेगा, ये करेगा प्रेम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ठीक है, ये खुद एक बार डेटर फिर एक बार क्रेडिटर हो गया। और ये देखिए यहाँ पे पूछ दिया एवरेज ड्यू डेट वाला जो कि 12% लगाना है, और यहाँ पे दे दिया कि 1 अप्रैल को बेस डेट मानिए। अब 365 डेज कैलकुलेट कीजिएगा जब आप ईयर फाइंड कर रहे होंगे, जब मतलब लास्ट में इंटरेस्ट फाइंड करने होंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 53,000 ये तो शुरू में 0 हो जाएगा, फिर 14/9 से आप डेट यहाँ से गिनिए, जितना दिन हुआ उसको 20,000 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर यहाँ से 20 से 11 से कैलकुलेट कीजिए लास्ट तक, और फिर उसको जो है 35,000 से गुना कीजिए जितना दिन हुआ, वैसे वैसे कर करके ये बन जाएगा। अगर इसमें मान लीजिए कि कुछ डेट कैलकुलेशन में ये और ये 2 में गलत हो गया आपका, तो 1 2 3 और इंटरेस्ट एक गलत आ जाएगा, तो 4, मतलब कि आपको जो है अगर आपने किसी 2 भी गलत करेंगे आप, तो आपको लगभग 3 नंबर इससे कट जाएंगे, और बाकी 3 जो आप सही किए उसके लिए 2 नंबर ही मिल पाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट इसमें एक्चुअली पूछा है तो वही गलत निकलेगा, तो वो तो नंबर देगा नहीं, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट का गलत हो जाएगा, और मान लीजिए कि यहाँ पर आपने गलती कर दी तो यहाँ पे 1 नंबर कटा, और 1 नंबर यहाँ पे भी गलती किया तो यहाँ पे भी 1 नंबर, तो 2 नंबर, और लास्ट में इंटरेस्ट तो गलत आएगा ही क्योंकि गलत आप मेंशन किया, तो टोटल 3 नंबर कट जाएगा और 2 नंबर आपको मिल जाएगा। आगे देखिए ये सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस वाला है, जिसमें 10,000 जो है सेंड किया गया है सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे, जिस पर कोई अप्रूवल अभी तक नहीं मिला। तो जब अप्रूवल नहीं मिलता है तो हम उसको मान लेते हैं क्या, रिटर्न। तो पहले आप रिटर्न की एंट्री कर लेंगे कि 10,000 जो हम सेंड किए तो हमारा रिटर्न हो गया, ठीक है। अब ये सेंड किए गए थे 25% ओवर एंड एबव कॉस्ट प्राइस पे से 25, यानी कि सेल्स प्राइस पे 120, मतलब 20% 1/20, ओके। तो सेल्स पे जब लेंगे तो 1/5 करके हम माइनस कर लेंगे, इसमें से 1/5 कर लेंगे, यानी कि 2,000 माइनस कर लेंगे, 8,000 को रिटर्न मान लिया, ठीक है। मिस्टर वरुण सेंट इंटीमेशन फॉर एक्सेप्टेंस, अब बाद में अगर वो एक्सेप्टेंस मांग रहा है 6,000 का सामने वाला, तो 6,000 के लिए फिर से हम सेल की एंट्री कर देंगे कि अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स 6,000 एंड गुड्स ऑन 15 अप्रैल एंड बैलेंस गुड्स रिटर्न। अब जो बाकी 4,000 का उसका एंट्री नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 10,000 का जब हम जैसे ही एंट्री की रिवर्स उसमें ये आ गया था। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है कि ये एपियर कैसे करेंगे। तो देखिए एपियर के लिए आपको बिल्स रिसीवेबल, ये जो बैलेंस रिसीवेबल है, ये ट्रेड रिसीवेबल, ये तो डेटर हो गया, इसको आपको दिखा देना है बैलेंस शीट में एसेट साइड, प्लस ये जो स्टॉक वाले कैलकुलेशन हो गए उसमें से सेल हुआ उसको माइनस कर दीजिएगा, और स्टॉक जो बच रहा है उसको उसमें प्लस कर दीजिएगा। जैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री 70,000, ये भी जाएगा एसेट साइड, तो एसेट साइड में ये जाएगा, और स्टॉक का जो वैल्यू आएगा वो भी जाएगा माइनस होकर। आगे देखते हैं जो बैलेंस बचा है वो जाएगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का था, देखिए 15 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लिटरली बहुत अच्छा था। आपको क्या करना था, एक मेडिकल जो किधर गया, हाँ, ये मेडिकल मेडिसिन वाला कैलकुलेशन करना था आपको, और एक सब्सक्रिप्शन वाला। देखिए नीचे क्या करना था आपको, पहले सब्सक्रिप्शन वाला निकालना था, तो सब्सक्रिप्शन का ऊपर जो अमाउंट दिया है वो लिख लेते हैं आप, ठीक है। पिछले साल का ड्यू है वो क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस, इसको क्या करते हैं हम, इसको कर देते प्लस, क्योंकि ये अभी का है, इसको कर देते प्लस और इसको कर देते फिर माइनस, तो सब्सक्रिप्शन का हमारा जो है वो अमाउंट निकल जाता। आगे देखिए स्टॉक ऑफ मेडिसिन जो है ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, ठीक है, इसका प्लस माइनस होगा। अब देखिए मेडिसिन सप्लाई अमाउंट जो ड्यू है, तो प्रीवियस ईयर का ड्यू है 12,000, इसको देख लीजिएगा, और 16,500 करंट ईयर का, प्लस माइनस हो जाएगा दोनों। आगे देखिए इक्विपमेंट का जो है ये एसेट्स, यानी कि अभी जो है वैल्यू उसका बढ़ गया, और एक में जो है बिल्डिंग का वैल्यू घट गया, यानी डिप्रिसिएशन लग गया। तो बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो इन दोनों को जो कंसीडर करेंगे और इसको भी कंसीडर कर लेंगे कि डिप्रिसिएशन एक में लगा है और एक का वैल्यू बढ़ गया है, तो वो बढ़ा हुआ दिखेगा, जो घट गया वो घटा हुआ दिखेगा। और ये जो
सब्सक्रिप्शन वाला रहा, ये तो जाएगा आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और सब्सक्रिप्शन वाला और ये मेडिसिन वाला भी, बाकी जो स्टॉक बचेगा वो बैलेंस शीट में। तो 15 नंबर का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें मान लीजिए कि आपने सब्सक्रिप्शन का अच्छे से कैलकुलेशन कर लिया, तो उसमें आपको 2 से 3 नंबर मिलने के चांसेस है, बिना रिप्रेजेंटेशन के, सिर्फ कैलकुलेशन के। अगर आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाया, उसमें सब्सक्रिप्शन अच्छे से दिखा दिया, स्टॉक ऑफ मेडिसिन को भी आपने दिखा दिया अच्छे से, ऊपर और भी एक्सपेंसेज है उसको अगर आपने दिखा दिया, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे आपको 5 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे अगर आपने इतना किया। तो यहाँ पे बनाना क्या क्या था आपको, इनकम एक्सपेंडिचर, तो मान लीजिए इनकम एक्सपेंडिचर आप प्रिपेयर किए, ऊपर जो आइटम था वो दिखा दिए, और एडजस्टमेंट में से दिखा दिए ये सारे, और कुछ अगर 1-2 गलत भी है तो फिर भी जो है क्या होगा, आपको दोनों बना लिए अगर बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर, तो आपको जो है 9 to 10 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए ये सारे जो स्टॉक्स के वैल्यू यहाँ पे दिए हुए, ये सब कुछ तो आप दिखाएंगे वहाँ पे बैलेंस शीट में, जैसे कि क्या हो गया, ओपनिंग कैश इन हैंड ये जाएगा, क्लोजिंग कैश इन हैंड ये तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और देखिए और किधर गया, ये सैलरी ये तो जाएगा ही आपका इनकम एक्सपेंडिचर। ये सब कुछ का अगर आप एक दिखा देते हैं, सिर्फ पोस्ट कर देते हैं सही अकाउंट में, तो आपको नंबर मिल जाते हैं, पूरा नहीं मिलेंगे, कुछ मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ पे अगर आप सिर्फ पोस्टिंग भी किए होंगे तो 9 to 10 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर इन दोनों का भी कैलकुलेशन साथ में कुछ था तो यानी कि पोस्टिंग अच्छे से कर दिए, 1-2 उधर गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसको सही से कर दिए 1-2 इधर भी गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 to 9 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15 मार्क्स वाले में से। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि प्रॉफिट लॉस 3:2 रेशियो में शेयर कर रहे थे, फिर वो क्या किए एक्स वाई कि जेड को एडमिट किया 1/6 के लिए, तो नया रेशियो कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक, नया रेशियो आ गया। उसके बाद जो है जो प्रॉफिट हुआ वो लिखा गया कि 50 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, और प्रॉफिट 1,80,00,000 हो गया, तो 1,80,00,000 जो है तीनों को रेशियो में बांट दीजिएगा, किसमें, XYZ में, जितना शेयर नया रेशियो आया था उसके अकॉर्डिंग, और जितना 50 लाख से कम होगा किसका, जेड का, वो सारा पैसा 3:2 जो भी नया रेशियो आया है 3:2 या जो भी आएगा समथिंग 3:2:1, तो उसमें क्या कीजिएगा कि XY से आप ले लीजिएगा, XY के रेशियो में जो भी, मान लीजिए कि 3:2 ही नया रेशियो आया था XY का, तो 3:2 में ले लेंगे पहला क्वेश्चन में। और दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे कि मान लीजिए कि अगर 10 लाख कम रहा था तो 5 लाख दोनों से इक्वली ले लेगा, किससे, X और Y से। आ गया ये देखिए ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ये 4:3:3 में था। ये देखिए ये सबको डिफिकल्ट लगा होगा, मैं पहले बोला था पार्टनरशिप का जो थोड़ा सा लेंदीएस्ट आता है सबको डिफिकल्ट लगाओ, लेकिन इसमें एक्चुअली मैं बताऊं, देखिए सोल्व करने को तो मैं सोल्व कर सकता हूं, टाइम लगेगा लगभग आधा घंटा से पार हो जाएगा, ठीक है ना, मेरे से तो आधा घंटा लग जाएगा। 20 मार्क्स का शायद ये क्वेश्चन था, कितने मार्क्स का था, यस 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। ओहो कोई बात नहीं है, किधर, 1 मिनट, हाँ, तो 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो मेनली आपको इसमें करना क्या था, देखिए सबसे पहले आप जाते हैं एडजस्टमेंट में, तो आपको पता चलता कि ये जो प्रॉफिट दिया होता है वो बिफोर चार्जिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट था, ठीक है, यानी कि पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं दिया, उसके पहले का ये सारे प्रॉफिट्स थे, यानी कि एवरेज की तरह इसको ट्रीट करना था, ठीक है, ये सारे प्रॉफिट्स को। और देखिए यहाँ पे गुडविल से रिलेटेड भी दे दिया कि गुडविल जब आप एडजस्ट करेंगे वो 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स, यानी कि प्रॉफिट जो दिया हुआ है नीचे तीनों ना, ये देखिए वो गुडविल के लिए ही हेल्प करेगा फाइंड करने में। एवरेज निकाल लीजिए, एवरेज से जैसे गुडविल निकालते हैं वैसे, फिर क्या कीजिए, परचेज एनुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। जब आप फाइंड कर लेंगे प्रॉफिट, उसमें 10% कैपिटल जो है उसको माइनस करेंगे, और उसके बाद जो है वो उस पर फाइंड करेंगे गुडविल, ठीक है, गुडविल उसी के बेस पे, यानी कि जो नीचे दिया हुआ है प्रॉफिट वो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए ही दिया था। प्लस और भी पॉइंट है क्या, गुडविल में भी सेपरेटली इंस्टीड ऑफ थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट अलग अलग बनाना था, उसको कोई दिक्कत नहीं है। सी डाइड ऑन 30 जून यानी कि डेथ से रिलेटेड था। फिर देखिए क्या है, उसको देखकर घबराइए नहीं, और ये जो दिया हुआ है ना, ये दिया कि रिवैल्यूएशन हुआ है, यानी कि ये बैलेंस शीट का आइटम है ये दोनों, ठीक है, तो ये बैलेंस शीट में चले जाएंगे अपना प्लस माइनस के साथ। और देखिए जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल था, फेयर वैल्यूएशन फॉर ईच पार्टनर वुड बी 56,250 पर एनम होना था इतना, ठीक है, तो इतना दिखा देंगे रेम्यूनरेशन, यानी कि रेम्यूनरेशन जो ऊपर पूछा था कि माइनस करना है आपको, तो रेम्यूनरेशन को भी आपको माइनस करना था इसके कैलकुलेशन में, ये देखिए, एंड फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ ईच पार्टनर, यानी कि सारे पार्टनर का रेम्यूनरेशन निकालिएगा जो 56,250 था हर एक का, और फाइन उसको भी डिडक्ट करना था, ठीक है, और तब निकलता गुडविल लास्ट में, गुडविल यानी कि सबको माइनस कर देते एवरेज प्रॉफिट वाले में से, तो गुडविल निकल जाता। एंड और क्या बोला, एंड दैट कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस वाज टू बी टेकन एज 5,85,000, ये जो है वो क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है। थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे भी लग रहा है ये क्वेश्चन, हालांकि इस पर मेहनत किया जाए तो ये बन जाएगा। तो मेनली क्या था, गुडविल को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आप कंसीडर कर लीजिएगा क्या क्या, आपको वहाँ पे एवरेज प्रॉफिट जो 3 ईयर दिया हुआ था उसका, प्लस और क्या कंसीडर कीजिएगा आप कि एवरेज प्रॉफिट जैसे निकाले, फिर रेम्यूनरेशन सभी का, और ये लैंड बिल्डिंग ये तो बैलेंस शीट में डायरेक्टली आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखिए गुडविल यानी कि एसेट में नहीं दिखाना था, ठीक है, कोई बात नहीं है।
अब जैसे ही वो ट्रांसफ़र, जैसे ही वो उसका डेट हुआ सी का, तो उसका कुछ बैलेंस बचता पार्टनर्स कैपिटल में। तो पार्टनर्स कैपिटल में जो बैलेंस बचेगा उस पर 12% का इंटरेस्ट भी लगा दीजिएगा और ऐड करके दिखा दीजिएगा, ठीक है। ए एंड बी वुड शेयर प्रॉफिट्स इक्वली फ्रॉम द डेथ ऑफ सी, और बाद में जो दोनों इक्वली शेयर करेंगे जो बचे हुए थे। डिप्रिसिएशन रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स वुड बी इग्नोर, डिप्रिसिएशन जो रिवाइज के वो इग्नोर कर देना, सीधे दिखाना है आपको। तो पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट आपको बनाना है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल बन जाएगा कि जितने जिसका जितना जितना शेयर है ऊपर तो अकाउंट में दे ही दिया है, किसका कितना कितना अमाउंट है, ये देखिए सारा अमाउंट दे दिया है। तो सारे अमाउंट को पहले पोस्ट कर लीजिएगा, करेंट अकाउंट का जो बैलेंस है करेंट अकाउंट में जाएगा, उससे बैलेंस निकाल कर कैपिटल में जाएगा। फिर 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 ठीक है, ठीक, बता दीजिए नहीं करना था। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, तुरंत आ रहा हूँ। बट क्या करें, तो देखिए ये टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा, मेरा भी जो है दिमाग घूम गया इसमें। खैर मैं इतना मानता हूँ कि इसमें अगर आप अच्छे से बैलेंस शीट बनाए होंगे, वो बैलेंस शीट में इसका पोस्टिंग किए होंगे, जितने आइटम्स ऊपर थे, और पार्टनर्स कैपिटल बनाए होंगे, करेंट अकाउंट तो आप बना ही सकते हैं, उससे फिर कैपिटल अकाउंट, तो मेरे ख्याल से, और गुडविल कैलकुलेट, तो इतने अगर आप कर लिए होंगे तो 10 मार्क्स, यस, लेटर सपोज 8-9 मार्क्स तो आराम से मिल ही जाता। क्योंकि कितना बनना था, पार्टनर्स कैपिटल बनाना था, ये तो बन ही जाता, थोड़ा मोड़ा अगर गलत भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है। करेंट अकाउंट तो पूरा बन जाता, ऊपर दिया हुआ उसका वैल्यू, और बैलेंस शीट जो है वो बन जाता, उसमें दिक्कत नहीं है, एसेट्स जो है सारे आप दिखा सकते थे। चलिए ये खत्म हो गया, 20 मार्क्स का था, यानी कि स्टेप मार्किंग इसमें भर भर के था। अगले में मैं सोल्यूशन बनाऊंगा तब मैं अच्छे से इसको एनालाइज करूंगा। अगला, बीपी लिमिटेड इश्यूज अ प्रोस्पेक्टर। अब इसमें देखिए क्या है कि 1,20,000 का प्रोस्पेक्टस भेजा गया इक्विटी, ठीक है, @10, और प्रीमियम भी था 2। अब क्या हुआ, प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट में है कि 3,60,000 ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, ज़्यादा पैसा आ गया एप्लीकेशन पे। फिर क्या हुआ कि 80,000 को तो रिफंड कर दिया, यानी कि टू बैंक तुरंत कर देंगे जितने अमाउंट है, 80,000 का इंटू एप्लीकेशन अमाउंट से इंटू 3 करके पूरा रिफंड कर देंगे। अब अलॉटमेंट कैसे हुआ, देखिए 1,60,000 वालों को 50% मिला है, ठीक है, 1,20,000 वालों को कितना 30% मिला है। देखिए 1,20,000 का 40,000 जो है 30% होता है। एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एन एप्लीकेशन वार्ड एडजस्टेड टुवर्ड द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे वो होना था, ठीक है, एंड बैलेंस जो है वो रिटर्न कर देंगे एप्लीकेंट को। तो अब एडजस्ट कितना करना है वो देखिए, सारे कॉल्स किए गए तो कॉल्स के आप दिखा देंगे, एक्सेप्ट द फाइनल कॉल बाय द शेयर होल्डर टू कैटेगरी 1। एक कैटेगरी 1 का शेयर होल्डर था, यानी कि 50% वाला, वो अप्लाइड फॉर 60 एंड 80 शेयर्स, वो अप्लाई किया था 680 के लिए, यानी कि इसको मिला कितना होगा 340, ये मेन चीज़ है, 340 मिला था, उसका शेयर फॉरफिट कर दिए हैं, ठीक। अब फॉरफिट कर दिए हैं और उसका रीइशू कर दिए @30, यानी कि यहाँ पे डिस्काउंट का केस नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा पे हम शेयर किए तो ये दिखा देंगे कि रीइशू और फॉरफीचर कंट्री। और ये भी देखिए 15 मार्क्स का एक अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि शुरू से आप एप्लीकेशन से अलॉटमेंट तक जाएंगे, अलॉटमेंट में जाएंगे, फिर फाइनल कॉल में जाएंगे, फाइनल कॉल में दिखाएंगे कि जो
आदमी है जो पहले कुछ पैसे दे दिया होगा तो उसको टोटल चेक करेंगे कि वो दिया कितना था, क्योंकि 680 पर वो दिया होगा, जबकि इसको मिला कितना था, हाफ ही मिला था, 340 ही। यहाँ पे देखिए 50% वाला कैटेगरी में फॉल करता है वो, तो जितना दे दिया होगा उसको एडजस्ट कर लेंगे और जो बचा हुआ बाद में उसका। तो ये 15 मार्क्स का एक अच्छा क्वेश्चन था, इसका लॉन्ग सोल्यूशन भी मैं बनाऊंगा। अब इसमें देखिए स्टेप मार्किंग कैसे मिलेगा। एप्लीकेशन का आप एंट्री कर दिए 2 मार्क्स, अलॉटमेंट का किए 2 मार्क्स, बाद में फाइनल कॉल में ये जो शेयर होल्डर्स था वो नहीं दिया था उसका फाइनल कॉल वाला 2 मार्क्स, 6 मार्क्स हो गए। फॉर फीचर का एंट्री करना था, अगर वो गलती हो गया मान लीजिए तो वहाँ पे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। फॉर फीचर गलती हो तो रीइशू हो सकता है कि आपसे भी वो भी गलती हो जाए। तो अगर मान लीजिए कि रीइशू वाला सही है, यानी कि अगर 2-3 एंट्री अगर गलत भी है तो ज़्यादा नहीं 4 से 5 नंबर कटेंगे और 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपने नॉर्मली एंट्री भी अच्छे से कर दिया और बाद में रीइशू और फॉर फीचर वाला भी कर दिया तो आपका जो है वो 10 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। और लास्ट में देखिए व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल। जर्नल का क्या इंपॉर्टेंस, तो बस डबल एंट्री सिस्टम की तरह दिखा दीजिए कि पहले कोई ट्रांजेक्शन होता है उसको फिर उठाते हैं, उसको नेचर को दिखते हैं कि किस नेचर का है, उसको नेचर वाइज उसको हम ट्रीट करते हैं, एसेट्स है, इनकम है, लायबिलिटी है, क्या है, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, उसका रूल क्या, फिर लेजर में कैसे जाएगा, ट्रायल बैलेंस में, तो ये सारी चीज़ें बता देनी थी। तो ये था ओवरऑल रिव्यू। मेरा रिव्यू यही है कि सबसे टफ पार्टनरशिप पूछा है, पार्टनरशिप पूछा है टफ, तो ये पूछता है पार्टनरशिप पूछा है टफ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। लेकिन जो ऊपर एनपीओ दे दिया था वो थोड़ा सा आसान दे दिया था, जिससे कि आपको जो है वो आसानी हो गया होगा बनाने में और नंबर थोड़ा सा अच्छा स्कोर करने में। ठीक है, ओवरऑल रिव्यू था, चिंता मत करिए, इससे रिलेटेड एक लॉन्ग वीडियो आएगा। और हाँ, इनकन्वीनियंस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ यार, क्या करूँ, कोई कभी भी डिस्टर्ब कर देता है। खैर, तो ये था ओवरऑल वीडियो आज का। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट सोल्यूशन बताऊँगा।